नमस्कार दोस्तों, मेक जीएसटी इजी यूट्यूब चैनल में मैं सीए उमंग गर्ग आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम ई इनवॉइसिंग के बारे में समझेंगे। तो इस वीडियो के अंदर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ई इनवॉइसिंग, ई इनवॉइसिंग के लीगल प्रोविजंस, कब कब ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है, कब उसमें गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशंस दी हुई है, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन ई इनवॉइसिंग के अंडर कवर्ड होती है, ई इनवॉइस जनरेट होने के बाद क्या हम उसको कैंसिल कर सकते हैं या उसके अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं। अगर हम किसी रजिस्टर्ड पर्सन पे ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है और वो उसकी कंप्लायंस फुलफिल नहीं कर रहा, मतलब ई इनवॉइस जनरेट नहीं कर रहा, तो उस पर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस और पेनल्टी लग सकती है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ई इनवॉइसिंग समझने के लिए हम पहले समझेंगे कि जो बिफोर ई इनवॉइसिंग इनवॉइस कैसे जनरेट होते थे। बिफोर ई इनवॉइसिंग देयर आर द टू पार्टीज, वन इज सप्लायर, सेकेंड इज बायर। सप्लायर अपना इनवॉइस बायर को इशू करता था, वो ही एक वैलिड इनवॉइस माना जाता था। पर अब ई इनवॉइसिंग के सिनेरियो में सप्लायर सबसे पहले गवर्नमेंट के नोटिफाइड पोर्टल पे अपनी इनवॉइस की डिटेल अपलोड करेगा। वहां से ई इनवॉइसिंग पोर्टल के थ्रू उसको एक क्यूआर कोड और आईआरएन मिलेगा जो कि उसको अपने इनवॉइस पे मेंशन करना है, और वो इनवॉइस वो बायर को देगा, तभी वो एक वैलिड इनवॉइस काउंट होगा। अगर उस इनवॉइस पे आईआरएन नंबर और क्यूआर कोड नहीं है तो वो इनवॉइस एक वैलिड इनवॉइस काउंट नहीं होगा। इसके बाद आता है कि ई इनवॉइसिंग के लीगल प्रोविजंस क्या है। ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन को कहां से पावर मिलती है, तो ये लिखा गया है रूल 48(4) के अंदर। इसके अंदर गवर्नमेंट ये कहता है कि नोटिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन टू प्रिपेयर इनवॉइस बाय अपलोडिंग स्पेसिफाइड पर्टिकुलर्स ऑन IRP एंड ऑब्टेन इनवॉइस रेफरेंस नंबर। मतलब जो से पर्सन्स को गवर्नमेंट नोटिफाई करेंगे उन्हीं को इनवॉइस रेफरेंस नंबर मतलब ई इनवॉइस जनरेट करना है। अब नोटिफाइड पर्सन्स कौन से हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इस पूरे प्रोसेस को कि इनवॉइस पोर्टल अपलोड करना, उस पे आईआरएन नंबर वगैरह लेना, इसको हम ई इनवॉइस के नाम से जानते हैं। अब आता है कि ई इनवॉइस मैंडेटरी किसके लिए है। सबसे पहले गवर्नमेंट ने मतलब किन किन पर्संस को नोटिफाई करा। गवर्नमेंट ने जो नोटिफाई किया है वो किया है एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस पे। सबसे पहले गवर्नमेंट ने 500 करोड़ जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर थी उनको नोटिफाई किया था 1 अक्टूबर 2020 से। फिर उस टर्नओवर को रिड्यूस किया गया 100 करोड़ तक, उनके लिए एप्लीकेबल किया 1 जनवरी 2021 से। फिर 50 करोड़ 1 अप्रैल 2021 से। अब गवर्नमेंट ने उस टर्नओवर को रिड्यूस करके 20 करोड़ कर दिया है जो कि एप्लीकेबल हो जाएगा 1 अप्रैल 2022 से। मतलब किसी भी पर्सन की एग्रीगेट टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 1780 टू 2021 में अगर मोर देन 20 करोड़ है, अब उसके लिए ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगा। अब देखते हैं कि एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या है। यहां पे एग्रीगेट टर्नओवर जो लॉ में डिफाइन किया गया उसका मतलब है ऑल टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग प्लस एग्जेम्प्ट सप्लाईज प्लस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज या गुड्स प्लस में इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ पर्सन हैविंग सेम पैन। मतलब अगर एक पर्सन की सेम पैन पे 2 जीएसटी नंबर लिए गए हैं, अगर एक जीएसटी नंबर से दूसरी जीएसटी पे भी सेल करते हैं तो वो भी एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट होगा। मतलब इन शॉर्ट ब्रांच ट्रांसफर। ये पॉइंट इसलिए जरूरी है क्योंकि ब्रांच ट्रांसफर को हम बैलेंस शीट में रेवेन्यू के अंदर काउंट नहीं करते हैं। पर अगर किसी ने बैलेंस शीट देख के सिर्फ ये बता दिया कि इस पे इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है या नहीं है, वो गलत होगा। हमें उसके अंदर ब्रांच ट्रांसफर को ऐड करना होगा। और ये सब जो पर हमने 4 पॉइंट डिस्कस करे टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया पैन बेसिस। इसका मतलब ये हो गया अगर मान लो किसी पर्सन के 2 जीएसटी नंबर है, एक यूपी का है एक दिल्ली का है। दिल्ली की टर्नओवर 15 करोड़ है, यूपी की टर्नओवर 10 करोड़ है। अगर हम जीएसटी वाइज देखेंगे तो दोनों की टर्नओवर लेस देन 20 करोड़ है, इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं होगा। पर ऐसा नहीं हुआ है। ये टर्नओवर जो हम काउंट करेंगे वो ऑल इंडिया पैन बेसिस पे काउंट करेंगे। मतलब दिल्ली की टर्नओवर 15 करोड़ प्लस में यूपी की टर्नओवर 10 करोड़, टोटल 25 करोड़। तो दोनों जीएसटीएन पे ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगी। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं।
फॉर द पीरियड फाइनेंशियल ईयर 21 to 22। ठीक है, दिल्ली की टर्नओवर थी 8 करोड़, हरियाणा की टर्नओवर 5 करोड़, यूपी की टर्नओवर 5 करोड़, और यूपी ने ब्रांच ट्रांसफर किया था 5 करोड़ का। अगर इसमें हम टर्नओवर काउंट करें एज पर बैलेंस शीट, तो हमारी टर्नओवर बैठेगी ऊपर की 3, 8, 5, 5, मतलब 18 करोड़। पर इनवॉइसिंग के लिए हमें ब्रांच ट्रांसफर भी ऐड करना होगा, तो टोटल टर्नओवर होगी 23 करोड़। तो मतलब इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है। इसके बाद हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि ईयर वाइज टर्नओवर हमने बताई है, एग्रीगेट टर्नओवर कितनी है। 17-18 में किसी एसएससी की टर्नओवर 14 करोड़ थी, जो बाद में 19 करोड़, 19-20 के लिए 27 करोड़, 18-20-21 के लिए 15 करोड़ और 21-22 के लिए 19 करोड़ थी। तो क्या टर्नओवर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है? जनरली यहाँ पे लोग क्या कंफ्यूजन करते हैं कि हम पे इनवॉइस कब से एप्लीकेबल है, 1 अप्रैल 2022, मतलब 22-23 के लिए। तो हमें पिछले साल की टर्नओवर देख लेते हैं। पिछले साल मेरी टर्नओवर कितनी हुई? 19 करोड़। वो सोचेगा इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं है, पर कि जबकि ऐसा नहीं है। हमें जो टर्नओवर देखनी है वो टिल स्टार्टिंग ऑफ जीएसटी देखनी है। अगर तब से किसी भी साल में हमारी टर्नओवर मोर देन 20 करोड़ है तो हम पे इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगा। इस एग्जांपल में फाइनेंशियल ईयर 19-20 की टर्नओवर 27 करोड़ है, मतलब 20 करोड़ से ज्यादा है, तो इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनवॉइसिंग में कुछ एग्जम्पशंस भी दी गई है, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या लोकल अथॉरिटी है, उनको इनवॉइसिंग नहीं बनाना। एसईजेड यूनिट है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर्स हो गए, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस है या सिनेमा हॉल्स वगैरह है, उनको इनवॉइसिंग नहीं बनाना। इसमें लोगों को एक कंफ्यूजन क्या होती है कि अगर एसईजेड यूनिट है, क्या मैं एसईजेड यूनिट को सेल करूं तो मेरे को इनवॉइस नहीं बनाना? ऐसा नहीं है, आपको इनवॉइस बनाना है। अगर एसईजेड यूनिट आगे सेल कर रही है तो उनको इनवॉइसिंग नहीं बनानी है। फिर आता है कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन इनवॉइस के अंदर कवर है। ऑल B2B ट्रांजेक्शन, मतलब जीएसटी टू जीएसटीएन ट्रांजेक्शन, एक्सपोर्ट्स, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, और अगर किसी इनवॉइस में हमारी टैक्सेबल प्लस में नील रेट या एग्जाम्प्ट सप्लाई है तो उस पर भी इनवॉइस बनेगा। इसमें लोग को कंफ्यूजन क्या होती है, क्या क्रेडिट या डेबिट नोट पे मुझे इनवॉइस बनाना है? जनरली लोग छोड़ देते हैं, जबकि ये गलत है, उसमें पेनल्टीज लग सकती है। आपको जो भी क्रेडिट नोट या डेबिट नोट जो भी आपकी सेल से रिलेटेड है उस पर आपको इनवॉइस जनरेट करना है। इसके बाद आता है कि कहां पे हमें इनवॉइसिंग जनरेट नहीं करनी है। अगर हमारी ट्रांजेक्शन B2C है, मतलब डायरेक्ट हमने कंज्यूमर को, अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया है, तो वहां पे हमें इनवॉइसिंग जनरेट नहीं करना है। अगर हम ट्राई भी करते हैं तो पोर्टल उसको डिनाई कर देगा। अगर हमारा सिर्फ जो इनवॉइस है वो एग्जेम्प्ट या नील रेट सप्लाई का है, मतलब उसमें कोई टैक्स नहीं लगा हुआ, तो हमें इनवॉइसिंग जनरेट नहीं करना है। ये इनवॉइस का पोर्टल है जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया, इस पे जाके हम इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि इनवॉइसिंग में क्या क्या पर्टिकुलर्स है। जब हम इनवॉइस पोर्टल पे डिटेल्स अपलोड करेंगे तो हमें क्या क्या अपलोड करना है। उसके लिए है डिटेल्स ऑफ रिसिपिएंट, डिटेल्स ऑफ कंसाइनी, जीएसटीएन नंबर, उसका नेम, एड्रेस, स्टेट, टाइप ऑफ सप्लाई क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, यूनिट, क्वांटिटी, प्राइस पर यूनिट क्या है, टोटल वैल्यू, डिस्काउंट, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेस, टोटल इनवॉइस वैल्यू। इन शॉर्ट इनवॉइस के जितने भी पर्टिकुलर्स है वो सब हमें उसमें अपलोड करने हैं, जैसे हम ई-वे बिल भी जनरेट करते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे ई इनवॉइस आखिर में है क्या, किसको हम IRN बोलेंगे। जब भी हम अपना ई इनवॉइस पोर्टल पे कोई इनवॉइस अपलोड करेंगे तो पोर्टल की तरफ से हमें 64 कैरेक्टर्स का IRN दिया जाएगा, मतलब इनवॉइस रेफरेंस नंबर, जो कि अपने आप में एक यूनिक कोड होगा। इसी के साथ में हमें QR कोड दिया जाएगा। उस QR कोड को हम अपने मोबाइल से स्कैन करके उस इनवॉइस की सारी डिटेल निकाल सकते हैं, जो कि ऑफिसर ऑन द वे, मतलब जब भी हमारा गुड्स इन ट्रांजिट होगा और रास्ते में जब वो ऑफिसर चेक करेंगे तो वो अपना QR कोड को स्कैन करके इनवॉइस की सारी डिटेल्स मैच कर सकते हैं कि जो आपके QR कोड में इनवॉइस की डिटेल है वो आपके इनवॉइस के साथ मैच है या नहीं है। उसी के साथ हमें एक एक्नॉलेजमेंट नंबर भी दिया जाएगा, जो कि ट्रैक करने में इजी होता है। अब क्वेश्चन आता है, क्या IRN रिपीट हो सकता है? क्या किसी दो इनवॉइस का IRN सेम हो सकता है? नहीं, ये एक यूनिक कोड होगा जिसमें कोई भी टैक्स पेयर हो, कोई भी फाइनेंशियल ईयर हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, ये कभी रिपीट नहीं होगा। IRN कंप्यूटर एल्गोरिथम के थ्रू जनरेट किया जाता है।
और ये जनरेट किया जाएगा इनवॉइस के लिए, क्रेडिट नोट के लिए, डेबिट नोट के लिए। अब क्वेश्चन आता है, ठीक है मैंने IRN जनरेट कर दिया, ओके, क्या मैं, अगर मेरे से कोई इसमें एरर हो गया, क्या तो मैं उसको कैंसिल कर सकता हूं या अमेंड कर सकता हूं, एडिट कर सकता हूं? आप IRN को कैंसिल कर सकते हैं, पर उसकी कंडीशन है आपको 24 आवर्स में उसको कैंसिल करना होगा। मतलब अगर मैंने आज 4 बजे, दिन के 4 बजे IRN जनरेट करा, तो मेरे पास कैंसिल करने की पावर कल 4 बजे तक ही है। इसमें जो ईवे बिल में जैसे होता है कि वैलिडिटी में जो 12 बजे से स्टार्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं, आपको यहाँ पे सही 24 आवर्स का टाइम दिया गया है। अगर आप 24 आवर्स में उसको कैंसिल नहीं करते हो तो IRN पोर्टल आपको अलाउ नहीं करेगा कैंसिल के लिए, वो उसको GSTN पोर्टल पे ट्रांसमिट कर देता है इनवॉइस को। अगर एक बार आपने इनवॉइस IRN जनरेट कर दिया और आपने उसको 24 आवर्स में कैंसिल कर दिया, तो क्या आप उस इनवॉइस पे दोबारा IRN जनरेट कर सकते हो? आंसर इज नो। आपको जैसे आप IRN कैंसिल करोगे, आपको वो इनवॉइस का नंबर भी कैंसिल करना होगा, आपका वो इनवॉइस कैंसिल माना जाएगा, आप उस इनवॉइस पे दोबारा IRN जनरेट नहीं कर सकते। जैसे ईवे बिल के अंदर होता है, एरर करने पे हम ईवे बिल को कैंसिल करके सेम इनवॉइस पे दूसरा ईवे बिल बना लेते हैं, पर IRN के केस में, इनवॉइस के केस में ऐसा नहीं है, वो इनवॉइस आपका कैंसिल माना जाएगा। इसी के साथ ठीक है, आपने इनवॉइस जनरेट किया, IRN जनरेट कर दिया और उसको भेज दिया। लेट सपोज 6 घंटे बाद ही रास्ते पे ऑफिसर उसको चेक करता है और वेरीफाई कर लेता है, क्या आप उसके बाद उसको कैंसिल कर सकते हो? ऐसा नहीं होगा। आप अगर एक बार आपका इनवॉइस ऑफिसर के थ्रू इन ट्रांजिट वेरीफाई हो गया, तो आपका IRN कैंसिल नहीं होगा। अगर ठीक है आपने कैंसिलेशन करना था, आप कैंसिल नहीं कर पाए, ठीक है भाई, होता है नहीं 24 घंटे में पता चला हमें एरर का, तो हम उसको क्या करें? हम उसको क्या कैंसिल नहीं कर सकते, हमें क्या टैक्स का बर्डन बियर करना पड़ेगा? ऐसा नहीं होगा। जब भी आप GSTR-1 फाइल करोगे, तो आप उस GSTR-1 के अंदर आप उसको इनवॉइस को कैंसिल कर दीजिए। अगर आपको कुछ उसमें अमेंडमेंट करनी है, तो आप अमेंडमेंट भी GSTR-1 के अंदर जाके कर सकते हो। IRN इनवॉइस पे कोई अमेंडमेंट इनवॉइस पोर्टल अलाउ नहीं करेगा। जो भी अमेंडमेंट करनी है आपको GSTR-1 के अंदर ही करनी होगी। इसके बाद आता है, ठीक है ये सब हो गया, मैंने इनवॉइस जनरेट कर दिया। अगर मेरे पास इनवॉइस एप्लीकेबल है, किसी एसएससी पे इनवॉइस एप्लीकेबल है, पर वो इनवॉइस की कंप्लायंस फुलफिल नहीं कर रहा, मतलब इनवॉइस जनरेट नहीं कर रहा, तो उसको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस बियर करने पड़ सकते हैं? सबसे पहले, अगर उस पे इनवॉइस एप्लीकेबल है और उसने इनवॉइस जनरेट नहीं किया, तो उसका इनवॉइस ही इनवैलिड है, वो एक प्रॉपर इनवॉइस नहीं माना जाएगा। सेकंड, उसके बेसिस पे उसको 100% ऑफ टैक्स और 10,000 की पेनल्टी, 10,000 विच एवर इज हायर की पेनल्टी लगाई जा सकती है, या जनरल पेनल्टी 25,000 इंपोज की जा सकती है इनकरेक्ट इनवॉइसिंग के लिए। थर्ड, अगर आप पे इनवॉइस एप्लीकेबल है और आपने इनवॉइस जनरेट नहीं किया, तो उस सिचुएशन में अगर इन ट्रांजिट ऑफिसर चेक करता है और ऑफिसर किसी तरह ये ऑफिसर को पता चलता है कि इन पे इनवॉइस एप्लीकेबल है पर इन्होंने इनवॉइस जनरेट नहीं किया है, तो आपका इनवॉइस इनवैलिड है, आपका गुड्स डिटेन किया जा सकता है और सीज किया जा सकता है। तो ये थे हमारे टोटल इनवॉइसिंग के कॉन्सेप्ट, उसके प्रोविजंस, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट क्या है इनवॉइस का, इनवॉइस पोर्टल पे हमें कैसे रजिस्टर करना है, हमें टैली में कैसे कॉन्फ़िगर करना है, हमें इनवॉइस जनरेट कैसे करना है, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको GST के मैटर पे हर अपडेट चाहिए, टाइमली अपडेट चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।